तो जैसे हमने अभी देखो पहले पढ़ा, मतलब क्या कैसे सॉल्वेंट जस्ट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने से कैसा रिएक्शन हो रहा था। और एप्रोटिक में हमने देखा कि हमारे पास पता चला कि हमारा एक वुड्स रिएक्शन हो रहा था, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो रहा था। और वही वुड्स रिएक्शन में जैसे ही आप क्या कहते हैं मेटल्स का जस्ट नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाता है। और ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है हमेशा, एग्जाम में कैसे रखना। कभी कोई कुछ भी पूछ ले, पता चला आप जनरली देखते ही वुड्स रिएक्शन करना स्टार्ट कर जाओ, तो ध्यान से देखना कि कितना नंबर ऑफ मोल्स, अगर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स और जो मेटल यूज हो रहा है वो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तब तो आप क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं वुड्स रिएक्शन बोलना। अदरवाइज डिफरेंशिएट होगा मत जाना, अपने मैकेनिज्म से जाना, जो मैकेनिज्म मैंने बताया क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक। और आपको बता दें ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनना है। फिर वुड्स का जो स्टूडेंट था, पीएचडी स्टूडेंट था, उसने थोड़ा वैसे वुड्स क्या ले रहे थे, दोनों सेम रिएक्टेंट ले रहे थे, मतलब 2 मोल ले रहे थे, तो मतलब दोनों RX सेम ले रहे थे। तो फिटिंग ने क्या किया, वो बोला सर एक आप RX ले लो, दूसरा R-X ले लो, तो वहां से हो गया। अब देखो, अब आता है हमारे पास क्या आता है, देखना प्रोटिक क्या आता है, प्रोटिक सॉल्वेंट आता है। प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने पहले बताया कि ROH होता है, और एक होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट बता दिया, ET2O ले लो या THF ले लो या जाइलीन ले लो, ये सब ले लो। और एक अमोनिकल सॉल्यूशन ले लो, अमोनिया का ले लो। देखो अमोनिया का सॉल्यूशन ले लो। अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको ना अमोनिया का सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, फिर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि अमोनिकल सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस ऐसा क्या है, क्यों ऐसा आपने इसको मतलब अमोनिया है नाइट्रोजन, मतलब मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसको अलग क्यों रखे हो, इसको प्रोटिक वाले में क्यों नहीं रखे, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हम देखते हैं, देखो अब ये हम ये देखेंगे, फिर तीनों एक साथ में कंपेयर करा के दिखाएंगे कि क्या कहते हैं कैसे किसी से ये सेम मान लो अगर हमारे पास ऐसे हो, ऐसे RC डबल बॉन्ड O है, ये R है, और कभी उस पर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, क्या होगा, उस पर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, उसके अमोनिकल सॉल्यूशन डाल दो, और सब पे सोडियम है, ये सब पे सोडियम है, ये सब पे सोडियम है, तो तीनों अलग अलग डिफरेंट क्या कहते हैं प्रोडक्ट देते हैं। तो उसको देखना है। तो सबसे पहले मैं इस पे काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, फिर कंपेयर करना इजीली हो जाए, मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम पहले अमोनिकल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान से देखना, जैसे कि आपके पास क्या होता है कि सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है, और सोडियम होता है उसको आप लिक्विड अमोनियम, आपने देखा हो कहीं ऐसा लिखा होता है लिक्विड अमोनिया के साथ डिजोल्व किया गया है, लिक्विड अमोनिया के साथ डिजोल्व किया गया। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बात जाननी है, जो हमारा सबसे पहले इनका फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ मॉलिक्यूल कुछ एटम्स के आप फ्रीजिंग पॉइंट लिखो। पहले फ्रीजिंग पॉइंट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट FP, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, और हमारा जो MEOH का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -80 डिग्री C होता है, और अमोनिया का जो होता है वो -78 डिग्री C होता है, और जो लिक्विड अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है -91 डिग्री C होता है, ठीक है। और उसके बाद टर्सरी ROH होता है, उसका -150 के अराउंड होता है, ठीक है, -150 के अराउंड होता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आप सोडियम लेते हो, आपको पता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्या होती है, लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ध्यान देना, इसका जो देखो बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, और MEOH मतलब जो अल्कोहल होते हैं उनके 50 to 60 होते हैं, और अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -30 डिग्री होता है, -30 डिग्री। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट -30, इसका -30 डिग्री C के, और इसका तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब एग्जैक्टली ये भी 50-60 के बीच में लाई करता है, 30 डिग्री टेम्परेचर होता है, मतलब टर्सरी अल्कोहल का, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास होता है बॉइलिंग पॉइंट, या थोड़ा सा और ज़्यादा मान लो, लगभग वैसे ही 30 ग्रेटर देन 30 बोल दूँ, ऐसे बोल दूँ, मतलब ग्रेटर देन 30 होगा।
तो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 30 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब ध्यान देकर जैसे ही आप मतलब अमोनिया को ले आते हो, और आपको पता है कि अमोनिया अगर लिक्विड अमोनिया में ही क्यों ले रहे हो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप सर लिक्विड अमोनिया में ही सोडियम क्यों ले रहे हो, आप देखो कि एक तो मुझे टेम्परेचर लो रखना है, रिएक्शन तभी प्रोसीड करनी है, और जैसे ही आप मान लो आप सोडियम को आपने सुना होगा वाटर में डालते ही तुरंत आपका रिएक्शन होने लगता नहीं होने लगता, क्योंकि भाई वो आपका रूम टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री के आसपास होता है, और भाई 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। तो मतलब 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, 0 डिग्री फ्रीज हो रहा है तो मतलब 0 डिग्री फ्रीज हो रहा है तो मतलब जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, सारी बातें, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर से मान लो -10 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हो, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप फ्रीज कर दिए वाटर को। जब वाटर को आप फ्रीज कर दोगे तो भाई वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उतना सही नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है कि आप रूम टेम्परेचर पर जैसे ले जाते हो तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका होता है रूम टेम्परेचर, जो आप लैब में रिएक्शन करते रहते हो, तो तुरंत ये एक्सप्लोजन रिएक्शन शो कर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब ये आपको देखते हैं ना, सोडियम कहते हैं पानी मत डालो नहीं तो एक्सप्लोजन होने लगता है, तो इसलिए एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करने लगता है। फिर ऐसे आप कोई भी अल्कोहल, जैसे भी कोई भी अल्कोहल रहोगे, ये बताओ 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बॉयल हो जाता है, तो आपका रूम का टेम्परेचर लगभग 27 और 30 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप अल्कोहल में डालोगे, जैसे आप MeOH में डालोगे सोडियम, MeOH में डालोगे सोडियम, तो भाई तुरंत क्या करेगा भाई 27-25 है, और ये तो खुद बॉयल हो जाता है 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होगा, जैसे ही 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ भी अगर सोडियम में मेथनॉल डाल दोगे, मतलब सोडियम अगर मेथनॉल डाल दोगे तो वो एक्सप्लोजन रिएक्शन शो करने लग जाएगा। क्या करने जाता है, एक्सप्लोजन रिएक्शन शो करने लग जाता है। इसलिए क्या होता है कि इसलिए कभी भी क्या कहते हैं, जो हम सोडियम लेते हैं ना, हमेशा लिक्विड लेते हैं, और लोअर टेम्परेचर रखना है। मान लो हम -50 डिग्री सी रख दिया, -50 डिग्री टेम्परेचर रख दिया, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना है, अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट -78 डिग्री सी है, और बॉइलिंग पॉइंट -30 डिग्री सी है, -30 डिग्री सी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब सोडियम को लिक्विड अमोनियम लोगे, -50 लिख रहा हूँ, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट के भी आसपास है, थोड़ा सा डिफरेंस है 28 का, और यहाँ भी देखो लगभग 12-13 डिफरेंस है। तो मतलब क्या है कि एक तरीके से यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इनका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट -78 के आसपास है, ठीक है। ऐसे माइनस मान लो 70 पे, -70 पे रिएक्शन चल रही है आपकी, -70 पे, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत दूर हो गया, फ्रीजिंग के आसपास आ गए, फ्रीजिंग के आसपास आ गए। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये लिक्विड जब ये सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करते हो ना, तो हमेशा ध्यान देना कि -50 टू -60 डिग्री के आसपास आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है। अब इसमें -50 टू -60 कराओगे तो आप देखो ना, MeOH का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -80 है। तो आप इसमें इसको सोल्यूशन को भी ले सकते हो कि MeOH लोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो टेम्परेचर कंट्रोल रिएक्शन नहीं करोगे तो तुरंत रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे, तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगी। इसलिए क्या वो लिक्विड को पहले हमने क्या किया, इसको -78 पे ले आए, भाई लिक्विड इसके डाल दिए, ठीक है, इसमें लिक्विड अमोनियम डाल दिया। तो कैसे होता है, जैसे जो सोडियम होता है सब आपको पहले बैक्स होते हैं, जो सोडियम को कोएटिंग कहते हैं ना, बैक्स में मतलब मोमबत्ती वगैरह वाला जो बैक्स होता है उसमें सोडियम मेटल्स भर के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि कोई वाटर से रिएक्शन न करे, जो एटमॉस्फेरिक में जो आपको वाटर हो, बैक्स के अंदर जा नहीं पाता कोई वाटर, तो इसमें सोडियम आप, इसीलिए क्या होता है, कैरोसिन के अंदर भी क्या कहते हैं, कोई वाटर नहीं जाता लिक्विड, तो इसलिए क्या होता है, सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में या बैक्स में क्या कहते हैं, अब ज्यादातर मॉडर्न लोग बैक्स में रखते थे, पहले क्या था कैरोसिन में रखते थे, पता नहीं था लोगों बैग्स के बारे में, एक्सपेंसिव था, लेकिन अब क्या था, बचाने के लिए आप ज्यादातर बैग्स में रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन क्या होता है, लिक्विड होता है, और कहीं गिर भी सकता है लिक्विड, भाई लिक्विड कहीं गिर भी सकता है, लेकिन बैग्स क्या है, बैग्स रहती है, मतलब मोम टाइप का होता है, वो कहीं गिर भी जाए तो सोडियम कभी इधर उधर भागेगा नहीं, इसलिए क्या होता है, लोग ज्यादा बैग्स में रखते हैं। तो बैग्स में जब सोडियम को स्टोर करने के लिए किस में रखते हैं, बैग्स में, फिर इसमें क्या करते हैं, निकाल के लिक्विड अमोनियम डाल देते हैं, और मान लो इस चैम्बर का, मान लो आपके इस चैम्बर का टेम्परेचर है -50 और इसमें लिक्विड अमोनिया भरी हुई है, सोडियम डाल दो, तो अब देखो जब सोडियम डालोगे तो फ्रीज तो हो नहीं रहा है, तो मतलब लिक्विड, अगर ये मान लो लिक्विड अमोनिया है और मान लो इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है -80 डिग्री
60 डिग्री सी है, माना 60 डिग्री सी है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब अभी फ्रीज तो हुआ नहीं है, ना तो बॉयल हुआ है, क्या कहते हैं, ना तो बॉइलिंग पे जा रहा है सोडियम ना लिक्विड, ना तो फ्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल के लिक्विड में है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। और आप इसमें एल्कोहल, अगर एल्कोहल डाल रहे हो एज अ प्रोटॉन सोर्स होता है, ध्यान देना, प्रोटॉन सोर्स जो लेते हो, जो प्रोटॉन सोर्स लेते हो वो आप MeOH वगैरह लोगे, ठीक है, जितना भी प्रोटॉन सोर्स लोगे, जैसे ये TSOH लेते हैं, प्रोटॉन सोर्स लेते हैं, ठीक है, टेस्टोसाइल हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, MEOH लेते हैं और ETOH लेते हैं। ये सब क्या होता है, आपका प्रोटॉन का सोर्स होता है, ठीक है, जो हमें प्रोटॉन बाद में प्रोवाइड करता है। अभी देखेंगे प्रोटॉन सोर्स क्या होता है, ठीक है, बस इतना समझ लो कि प्रोटॉन देते हैं अगर कहीं रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो, ये भी आपके लिक्विड फॉर्म में रहेगा और ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर दोनों अगर लिक्विड फॉर्म में है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो आप बोलोगे सर ये आपके पास ये MEOH है और यहाँ आपने सोडियम भी डाल दिया और लिक्विड अमोनिया भी डाला है, अमोनिया डाला, तो बताओ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है, ये अमोनिया है और यहाँ MEOH है, ठीक है, तो पोलर ज़्यादा कौन सा होता है, आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, ये आपका डेल नेगेटिव होगा तो ये डेल पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन, अगर जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा Na से Na प्लस बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन पहले इस पर अटैक करेगा ना, इस पर कम अटैक करेगा क्योंकि ये डेल उतना ज़्यादा डेल नेगेटिव नहीं है, जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पोलर बॉन्ड ज़्यादा ये है। तो अब पहले ही बताया मेटल क्या करता है, हमेशा पोलर बॉन्ड को ब्रेक करता है, कहीं पोलर बॉन्ड नहीं होगा तो भाई ब्रेक ही नहीं करेगा, ध्यान देना, अगर कहीं पोलर बॉन्ड नहीं होगा तो ब्रेक नहीं करेगा, ये बात आप लिख के ले लो हमेशा, ठीक है। पोलर बॉन्ड होता है, पोलैरिटी डेवलप होती है, तभी जाके वो क्या कहते हैं रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ अटैक किया, तो अब देखो यहाँ अटैक किया तो क्या बन गई, ये MEO निगेटिव बना नहीं बना, यहाँ से निगेटिव बना और ये क्या बना, H2 गैस बन के बाहर निकल जाता है, क्या बन जाता है, H2 गैस बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2 गैस बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे 2 MEOH ले लो तो ये 2 Me निगेटिव बनेगा और ये क्या कहते हैं 2 Na होगा, तो 2 Na होगा तो ये H2 गैस बन के बाहर निकल गया। H2 अगर मान लो आप एक ही हाइड्रोजन ले रहे हो, अगर मान लो आप एक ही सोडियम ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, MEO निगेटिव प्लस हाफ ऑफ H2 गैस बन के बाहर निकल जाता है, हाफ H2 गैस बन के बाहर निकल जाता है। देखो क्योंकि MEOH आपने लिया तो सब कुछ इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होती है, इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। अगर आप लिक्विड अमोनिया को ले लोगे इसमें, तो अभी हमारे पास क्या होता है देखना, आप जैसे आपसे कोई पूछे एक काम करो, यहां पे अटैक कर दूं Na और यहीं इसी सेम मॉलिक्यूल पे अटैक करा दूं NaOH का। चलो इतनी बातें समझ में आई, ये चीजें आप लिख के लेना। बता दिया कि लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन क्यों कराई जाती है। ये एक्चुअली इंटरव्यू में कहीं जाओ, मान लो IISc बेंगलोर या किसी भी टिफर या किसी भी इंटरव्यू में आपने बर्च रिडक्शन लिख दिया जल्दीबाजी में और टेम्परेचर आपने मेंशन नहीं किया, तो आपका गलत है, कंप्लीटली वो गलत मान लेंगे। और फिर आपने टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो पूछेंगे बताओ लोअर टेम्परेचर क्यों लिए। तो ये इंटरव्यू के लिए, कहीं आप इंटरव्यू एग्जाम देने जा रहे हो या मतलब आपको कभी कभी ऑप्शन भी आया हुआ है एग्जाम में कि बर्च रिडक्शन इज पॉसिबल ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और लेस देन 30। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था, लेस देन 30 से जो भी टेम्परेचर होगा, लेस देन 30 टू -70 का ऑप्शन था, उसमें टेम्परेचर पूछ लिया था। कभी आप ध्यान ही नहीं देते टेम्परेचर का फर्क क्या होगा, ठीक है। तो ये इतने चीजें प्रोसीड हुई। देखो अब आपसे पूछे कि बताओ कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये तो देखो, ये तो पोलर बॉन्ड हो गया, मेटल आ गया, तो मेटल तो हमेशा भैया पोलर बॉन्ड देखते ही मेटल पागल हो जाता है। पोलर बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहाँ बना O निगेटिव बनाया, O निगेटिव और Na प्लस और हाफ H2 बाहर निकल गया और ये कभी नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये देखो ये O निगेटिव है और यहाँ क्या है OH निगेटिव और Na प्लस ऑलरेडी है। तो ये अगर मान लो इसका ये OH है, मान लो इसका प्रोटॉन लिया तो क्या बनाया O निगेटिव और ये बनाया H2O। अभी था आपके पास O निगेटिव और ये बन गया ये O निगेटिव। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। अरे भाई ये ज़्यादा स्टेबल है। तो O निगेटिव कभी भी अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा ना, क्योंकि ये टर्सीरी पे भाई टर्सीरी पे O निगेटिव बन गया और यहाँ देखो केवल O निगेटिव है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ये आप इसको क्या बना रहे हो कि इसको लेस, ये मोर स्टेबल है और यहाँ O निगेटिव बना रहे हो ये वाला, तो मतलब आप इसको लेस स्टेबल बना रहे हो, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। कभी एग्जाम में पूछे कि आपको बताओ यहाँ से यहाँ बनाना है, ऐसे कुछ ना मेंशन करे, ऐसे कुछ ना मेंशन करे। पहले ऑप्शन में आपको पूछ ले, पहले ऑप्शन दे दे NaOH दे दे, मान लो दूसरे ऑप्शन में आपको
कुछ भी कोई मान लो ऐसे कुछ दे दे, कोई बेस दे दे या ऐसे दे दे LiOS दे दे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में मान लो आपको कोई और बेस दे दे, बहुत सारे बेस होते हैं, जैसे LDA दे दे, मान लो अभी आगे बताऊंगा लिथियम आइसोडाई प्रोपाइल एसिड होता है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको Na दे, और यहाँ से ये पूछ ले, ये पहला ऑप्शन। तो भाई इन सब को मत देखना कि OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, La होता है कि भाई ये भी एक बेस होता है समझ लो, लेकिन ये कभी भी यहाँ से प्रोटॉन लेके नहीं जाता, ध्यान दे रहना। तो Na ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करा पाएगा, अदरवाइज कोई प्रोसीड नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो जो टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड वगैरह बनता है, टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड वगैरह आप देखे होंगे, आपने टर्शियरी इसको बोलते हैं, ये है टर्शियरी, और कार्बन 3 है, 4 है C और CH3 जो Na+ बनता है ना, वो इसको बोलते हैं टर्शियरी और ब्यूटाइल है ना, 1 2 3 4 4 कार्बन है ब्यूटाइल, और टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड और Na+, ठीक है। तो ये एक बेस बनता है। तो उसको बनाते कैसे हैं, इसी सोडियम डाल के बनाते हैं, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, ध्यान देना। जनरली लोग लिख भले देते हैं सोडियम का, लिक्विड अमोनिया नहीं मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन रियल रिएक्शन यही होती है, ठीक है। तो इसलिए कभी यहाँ से यहाँ ये प्रोसीड नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसको बनाने के लिए ये हमें जरूरत होती है। तो ये एक बेटर बहुत ही अच्छा बेस बनता है, इसलिए बेस बनाने के लिए आप एल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल पे Na से जब रिएक्शन करते हो तभी बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। बता दिया ना क्यों नहीं बनता, क्योंकि NaOH डालोगे तो भाई ये सब डालोगे तो ये तो आप इसको क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव स्टेबल है, और ये आप बना दे रहे हो O नेगेटिव टर्शियरी पे, तो मतलब O नेगेटिव एक OH पे है और एक O नेगेटिव टर्शियरी पे। ऑब्वियस सी बात है ये वाला O नेगेटिव OH वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगे ना, इसमें देखो खूब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज पे लगे हुए हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, इस पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है, ठीक है। आप देख रहे हो किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं। देखो अब जो हमारे पास आता है, ध्यान देना कि अब ये एक बर्च रिडक्शन का आप जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आप बोलोगे सर बता दिए लिक्विड क्यों नहीं लेते भाई सोडियम के साथ लिक्विड, अगर सोडियम के साथ लिक्विड ले रहे हो और आप टेम्परेचर मान लो टेम्परेचर आप -50 रख दिए, तो भाई जब फ्रीज हो गया, वाटर ही फ्रीज हो गया, तो बताओ क्या रिएक्शन होने जाएगा। जब वाटर ही फ्रीज कर दी तो कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा पाएगा कहीं रिएक्शन में, नहीं करा पाएगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा लिक्विड अमोनिया लेते हैं, और जब माइनस टेम्परेचर -50 या -60 के आसपास रखते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है इसका -78, बॉइलिंग पॉइंट है 33। तो इसलिए क्या हुआ कि ये लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया का जो थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, थोड़ा और कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अगर आप -60 पे रिएक्शन करा रहे हो तो आपके लिए बेटर कौन सा है, लिक्विड अमोनिया ही। ये लिक्विड अमोनिया नहीं, ये अमोनिकल सोल्यूशन है, अमोनिकल सोल्यूशन, ठीक है। NH4Cl है, NH4Cl अमोनिकल सोल्यूशन है, ठीक है। या मतलब ऐसे मान लो अमोनिकल सोल्यूशन RNH2 है, ठीक है, RNH2 अमोनिकल सोल्यूशन है, ठीक है। बस यही है। तो अभी देखो, अगर जब इसको -60 पे ले आओगे, अगर इसको -60 पे ले आओ तो लिक्विड अमोनिया हो गया। क्या हो गया, लिक्विड अमोनिया। तो अब आप पता चला कि आपको लिक्विड क्यों लिखते थे। कोई भी रिएजेंट अगर यूज हो रहा है ना, तो उसका मतलब हमेशा मीनिंग होता है कि सॉलिड में यूज हो रहा है कि लिक्विड में यूज हो रहा है, क्या कैसे, जो अभी हम डिजॉल्विंग सारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, तो लिक्विड अमोनिया लेने का मतलब क्या है। अब देखो, लिक्विड अमोनिया को इसलिए हमने प्रोटीक से डिफ्रेंशिएट क्यों किया। तो अब देखो, अब हम काम करने चलते हैं। देखो, अब हमारे पास मान लो R⋅O है और R⋅O है। यहाँ हमने देखो सोडियम बताया हूँ पहले कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम कुछ भी ले सकते हो। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आप कुछ भी ले सकते हो, बस सोडियम को लेना थोड़ा सा, लिथियम पोटेशियम को कंट्रोल करना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उतना अच्छा हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सोडियम वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं। अब तीनों ले सकते हो, कहीं तीनों लिखो, तीनों ले लेना, ठीक है। आप मत करना कि सर सोडियम ही केवल पढ़ा, इसलिए सोडियम जस्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तीनों क्या है, तीनों क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है ना। तो इसलिए क्या होगा, मान लो यहाँ अभी सोडियम लिखा, यहाँ एक मैंने सोडियम लिखा, अभी मैंने सॉल्वेंट नहीं लिखा, अभी मैंने जस्ट सोडियम लिया, ठीक है। सोडियम लिया और देखना, सोडियम लिया और सोडियम के साथ मैंने यहाँ ले लिया ROH और -50 डिग्री C लगा दिया, और सोडियम के साथ मैंने लिक्विड अमोनिया लिया हूँ, ध्यान देना, लिक्विड अमोनिया लिया हूँ, और यहाँ से हम क्या कहते हैं, और यहाँ मैं ET2 ले रहा हूँ। देखो, तीनों अलग अलग सॉल्वेंट आगे नहीं आ गए,
अलग अलग सॉल्वेंट टैग नहीं आए। और बाद में हम पहले स्टेप में ये डालेंगे, बाद में हम ROH डालेंगे, बाद में सेकंड प्रोसेस में जब जस्ट हाइड्रोजन का सोर्स डालने के लिए। ठीक है, तो अब देखना कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से रिएक्शन मूव करती है। देखो सबसे पहले मैं किसको उठा गया, ये इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं इधर वाले सेकंड मान लेता हूँ, मेरे को याद दिलाते मतलब 3। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं फर्स्ट को ऐसे लिखा रहता हूँ, फर्स्ट के सारा मैकेनिज्म करता हूँ। आप देखना मेरे साथ फर्स्ट का मैकेनिज्म कर रहा हूँ। तो फर्स्ट का जो मैकेनिज्म होगा, देखो अब यहाँ आपके पास ये है ET2 है, ध्यान देना। इधर वाले को मैं अभी इसको वाले को ऐसे अभी रफ कर दे रहा हूँ और मैं फर्स्ट वाला मैकेनिज्म कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला मैकेनिज्म कर रहा हूँ, नंबरिंग भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट वाला मैकेनिज्म कर रहा हूँ। तो अब देखना फर्स्ट वाला मैकेनिज्म कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा, ये अब देखो ये फर्स्ट वाला मैकेनिज्म करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, देखो जैसे मान लो सबसे पहले क्या होगा, आपका Na होगा, वही पुरानी बातें कि Na प्लस में टूटेगा और इलेक्ट्रॉन देगा। फिर अब आपके पास क्या है, ET2 से कभी रिएक्शन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है कि R डबल बॉन्ड O है, H है। अब ध्यान देना, ये पोलर बॉन्ड है कि नहीं, पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है ना, और पोलर बॉन्ड है और ऊपर से क्या है, यहाँ क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और ऊपर से क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो अब आपके पास एक एनर्जी लेवल्स आता है, ध्यान देना, ये एनर्जी लेवल्स आता है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड, ये होता है पाई बॉन्ड, ये होता है इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर लिख लो। और यहाँ आता है पाई स्टार, यहाँ आता है सिग्मा स्टार। ठीक है, तो अब देखो आप बोलो, एक तो पोलर है और पाई के साथ क्या होता है, हर एक बॉन्ड का एक एंटी बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ अटैक करेगा। तो जब यहाँ अटैक किया तो क्या बना, यहाँ अटैक किया, ये R बना, ये R' बना और एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बना आपका O नेगेटिव, 2 लोन पेयर पहले था, तो ये शेयरिंग वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चला गया। ठीक है, शेयरिंग वाला दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया और एक इलेक्ट्रॉन आया और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जल्दी मूव करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। तो पाई एंटी बॉन्डिंग जल्दी अटैक करता है, इसलिए क्या होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में अटैक किया। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख दें, इसको अगर मुझे लिखना हो तो ऐसे O रेडिकल R, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडिकल एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल है और साथ में एनायन है, रेडिकल एनायन। और रेडिकल एनायन ध्यान देना कि मतलब अनस्टेबल होता है, एक तरीके से अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है। तो अब बताओ इसके पास कहीं कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये है और ऊपर से ध्यान देना ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है भाई, रेडिकल है ऊपर से एनायन भी है, तो मतलब क्या है, अनस्टेबल है। तो अब इसके पास कोई पॉसिबिलिटी है, कहीं हाइड्रोजन वगैरह दिख रहा है लेने को। अगर यही सेम रिएक्शन देखो, इतना लिखे रहने दो, यही सेम चीजें मैं इतनी लिखी रहने दो, और इसको देखो सेकंड वाले में यही सेम इतना भी मैकेनिज्म लिखे रहने दो, इतना मैकेनिज्म साथ साथ कंपेयर करते चलते हैं। ये Na है, मान लो यहाँ ROS दे दिया, तो भाई Na देखो ये सेम काम करेगा नहीं करेगा, सेम काम करेगा। अभी तक भी इस प्रोसेस में जो Na ने काम किया, कभी ET2O का हमने सॉल्वेंट का कोई डाला, सॉल्वेंट कोई अभी तक हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि Na भी यहाँ Na दोनों जगह, दोनों लोगों ने ये काम किया, दोनों लोगों ने ये बताया। तो आप बोलोगे सर Na यहाँ ROH है, तो Na ROH से क्यों नहीं क्रिएट किया, देखो यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। यहाँ देखो पाई बॉन्ड है और पाई एंटी बॉन्डिंग पीछे होगा। तो बताओ कि सिग्मा जल्दी कहाँ अटैक करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, तो पाई एंटी बॉन्डिंग। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ न जाके पहले यहाँ अटैक करेगा। इसीलिए क्या होता है कि ROH ले लिए हो भले, ROH जस्ट क्या है, जस्ट एज अ सॉल्वेंट है, यहाँ अटैक
अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग आ गया। जो पहले पढ़ा रहा था उसमें कहीं पाई बॉन्ड वगैरह था नहीं, इसलिए कहीं पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहले अटैक करता है एज कंपेयर सिग्मा बॉन्डिंग। तो यहाँ देखो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पीछे होगा, तो ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये आप सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ आप पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, और क्योंकि सिग्मा बॉन्ड छोड़ रहे हो ना, सिग्मा बॉन्ड तो छोड़ रहे हो, तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जल्दी कहाँ जाएगा, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स होता है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स होता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ज़्यादा स्टेबल, तो ये इतना जितना ज़्यादा एनर्जी नीचे है उतना ज़्यादा स्टेबल है, उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ज़्यादा ऊपर होता है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में नॉन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो यहाँ से देखो यहाँ कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, तो यहाँ नहीं जाएगा, तो ये ऐसा ROH ऐसा कैसा H रह जाएगा। और ये पहले देखो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो गया RO निगेटिव और रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ भी देखो यही सेम काम हुआ है, उसको भी रेडिकल एनायन। देखो इसको इतना मैकेनिज्म आपको पता चल गया तो मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और देखो ये भी बातें आपको पता चल गई, ये लिख लेना सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पता चल गया कि भाई ROS से अभी रिएक्शन नहीं किया, लेकिन आपके रिएक्शन में ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। ठीक है, ये स्टेप 1 हुआ। अभी आपके रिएक्शन में ROH भी था, लेकिन पहला क्या हुआ, पहला यही होगा, NaOH रिएक्शन करेगा। तो अभी देखो दोनों जगह क्या बने हुए हैं, दोनों जगह आपके पास ये और ये एनायन और ये रेडिकल, तो रेडिकल एनायन दोनों जगह बने हैं। अब फिर क्या है इधर वाले रिएक्शन में, देखो क्या है O निगेटिव क्या कर सकता है, O निगेटिव क्या कर सकता है, इससे प्रोटॉन ले सकता नहीं ले सकता है, O निगेटिव इससे प्रोटॉन, पर इसमें देखो कोई प्रोटिक सॉल्वेंट है ही नहीं, मतलब कहीं से ऐसा प्रोटॉन लेने का ये CH3OOH है, तो मतलब ये आप O निगेटिव से अगर आप प्रोटॉन भी लोगे तो आप इसको क्या बना दोगे, CH2 निगेटिव और OCH3। मान लो अगर प्रोटॉन आप ले लिए तो बताओ O निगेटिव ज़्यादा अच्छा है या CH2 निगेटिव, तो भाई ऑब्वियस सी बात है O निगेटिव ना, निगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहाँ रहना चाहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो अब आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना दो। अगर आप प्रोटॉन ले रहे हो, मान लो आप प्रोटॉन ले, तो कभी प्रोटॉन ले लिए, मान लो प्रोटॉन लेके आप ऐसे बना दिए OHR रेडिकल बना दिए, तो ये बताओ आपने O निगेटिव से CH2 निगेटिव बना दिया। अगर आप प्रोटॉन ले रहे हो तो अगर आप प्रोटॉन यहाँ से एक प्रोटॉन ले रहे हो तो आप बताओ कौन सा रिएक्शन कभी जाएगी, नहीं जाएगी ना, क्योंकि आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना रहे हो कार्बन और निगेटिव। तो इसलिए क्या होगा कि अब इसके पास क्या है कि कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं बची है क्या कैसे करने का। तो यहाँ क्या है भाई, इसके पास तो प्रोटिक सॉल्वेंट दिखा, ये तुरंत ले लिया प्रोटॉन, ये बन गया OH और ये बन गया रेडिकल, ये बन गया रेडिकल। ठीक है, और ये क्या बना, ये बोलेगा भाई एक काम करो, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, वो भी रेडिकल ऐसे बना होगा। अब क्या होगा, आपको पता है कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकल कॉम्बिनेशन आपका फास्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो फिर रेडिकल कॉम्ब, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है कहीं आगे जाने की। तो रेडिकल कंबाइन हुआ तो क्या बना, यहां से ऐसे देखा जाए तो ये R ये O निगेटिव और यहां से O निगेटिव और ये R, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इनके पास बोलोगे, अब आप भी बोलोगे कि दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे ही आके ऐसे दूसरा बोलोगे, दूसरा मॉलिक्यूल इसका भी आके कंबाइन हो सकता नहीं, क्योंकि देखो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए कंबाइन हुए। इनके पास क्या था कि ऑप्शन है ना, और इनके पास क्या है कि OH है और रेडिकल है, और आपके पास कोई एक रेडिकल वाला मॉलिक्यूल हो, आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो वो तो भाई उनके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, तो वो जल्दी जस्ट फॉर्मेशन कर लिए रेडिकल। इनके पास क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन छोटा है और ये बड़े वाले जाएं इस पे दौड़ने लगे, ये बड़ा मॉलिक्यूल जाएगा इसके पास, ये छोटा जो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से कूद के भाग नहीं जाएगा इसके पास, तो ये वाला कभी भी डाइमराइजेशन नहीं करता। तो इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया, इसीलिए बोलते हैं डाइमर प्रोसेस। क्या हो गया, दो मिलके आपस में डाइमर प्रोसेस, क्या हुआ ये आपका डाइमर प्रोसेस। तो ये बातें आप ध्यान में रखना कि भाई ये डाइमर प्रोसेस है आपका। ठीक है, दो चीज क्या कहते हैं कपल कर रही हैं, तो इसका डाइमर बोल दो या कपलिंग बोल दो, कपलिंग बोल दो या डाइमर बोल दो। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक पहुंचे, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर अटैक करेगा, फिर यहाँ ये OH हो गया और ये R हो गया। ठीक है, ये R हुआ और R हुआ, फिर ये क्या किया, ये हमारा कर दिया यहाँ से, ये हमारा अब यहाँ निगेटिव बनाया, तो निगेटिव बनाया, अब पूरी प्रोटॉन नहीं लेगा यहाँ से, ROH था, कार्बन निगेटिव था, अब यहाँ देखो कार्बन निगेटिव बना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन ले लेगा,
तो ये ROH और यहाँ क्या बना, ये यहाँ प्रोटॉन लिए H, अब देखो RO निगेटिव बना नहीं बना, देखो कार्बन पे निगेटिव था, ऑक्सीजन निगेटिव ले आए, तो मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी पे आप मूव कर रहे हो ना, तो इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इसमें देखो क्या बना, तो इस वाले में एल्कोहल बना, इस वाले में क्या बना, फिर बाद में आप इसमें डालते हो 2 मोल NH4Cl। NH4Cl क्यों डालते हैं, ध्यान देना, NH4Cl का डालने का मतलब क्या होता है, ये है ये NH4 होता है और ये Cl होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कहीं आपको एक हाइड्रोजन की जरूरत हो, H3O+ डाल दोगे तो वाटर डाल दोगे, तो वाटर के साथ कई सारे वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, तो वाटर के हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आपको मिनिमम एक ही हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन की जरूरत हो, मतलब एक हाइड्रोजन जरूरत हो, तो मैं 2 मोल अगर ये डाल दूंगा 2 हाइड्रोजन जाएगा, तो एक हाइड्रोजन ये क्या करेगा, एक इससे रिएक्शन कर लेगा तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट बन के Cl निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब आप इक्विवेलेंट में आपको हाइड्रोजन डालना हो कि भाई एक ही हाइड्रोजन, अदरवाइज आप देखो अभी आपके रिएक्शन में सोडियम पड़ा है, आप इसमें जैसे ही थोड़ा सा पानी डालोगे रिएक्शन ब्लास्ट हो जाएगी। पानी डालोगे तो रिएक्शन, आपको पता है सोडियम रिएक्शन ब्लास्ट होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये पिंच आप NH4Cl का एक पिंच डाल देते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। या बहुत जगह लोग क्या होता है कि चलो लिख भी देते हैं कि H3O+ हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं, वो लिख देते हैं बाई कन्वीनियंट लिख देते हैं लोग, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बाद में कि हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप हाइड्रोलिसिस डाल करते हो ना, तो क्या होता है आपके देखो, आपको मान लो ये बीकर है, ऐसे ये है राउंड फ्लास्क है, आपका सारा रिएक्शन यहाँ हो रहा है, तो आप यहाँ एक वो स्टॉपर लगाते हो, इधर ऐसे स्टॉपर लगाते हो, तो ये रिएक्शन हो रही है। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस भी करते हो ना, तो एक 0.5 mm की सिरिंज लेते हो और इसमें भरते हो आप पानी, वाटर, प्योर वाटर भरते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये Cl हटाओ और यहाँ से ये आप इसमें एक बूंद डालते हो, एक बूंद डालते हो, 1-2 बूंद डालते हो वाटर, मतलब 0.5 mm। सोच रहे हो जो आपकी पेन होती है वो लगभग 4 से 5 mm की होती है, जो आप पेन से लिखते हो 7 mm, और 0.5 mm की होती है 0.7, तो उतनी पतली सिरिंज लेते हो आप, उतनी पतली सिरिंज से आप इसमें डालते हो थोड़ा सा वाटर। अगर कहीं वाटर लिख दे रहा है तो इसका मतलब यही है, ध्यान दे रहना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस लिख रहा है इसका मतलब नहीं कि जैसे ले जाके आप पानी को बस मॉलिक्यूल को ले जाके धो दे रहे हो, भाई रिएक्शन में सोडियम पड़ा है, ज्यादा डाल दोगे ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली आपसे पूछेंगे मान लो इंटरव्यू में कैसे बर्थ रिडक्शन प्रोसीड होती है, तो आप इसमें डालते हो थोड़ा सा डालते हो, थोड़ा सा माइन्यूट सा, मतलब 0.5 mm, सोच लो पेन वाली सिरिंज से 1-2 बूंद डालते हो, तो उससे क्या होता है, जस्ट 1-2 हाइड्रोजन ही आता है। तो जब 1-2 हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका OH बन जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका OH बन जाता है। तो इसमें क्या बना, ये एक्चुअल में बनता है पिनाकोल, एक रिएक्शन होती है जिसके लिए रीजेंट बनता है, जिसके लिए ये रीजेंट का काम करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसके लिए डाइमर बना तो कपलिंग हो गया, और ये पिनाकोल के लिए रीजेंट की तरीके काम करता है, क्योंकि NH4Cl डालोगे या ये हाइड्रोलिसिस करो, दोनों बात एक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पिनाकोलिक कपलिंग रिएक्शन। तो कपल हुआ और पिनाकोल के लिए क्या कहते हैं, आपने रिएजेंट बनाया, इसी को बोलते हैं पिनाकोलिक कपलिंग रिएक्शन। तो आप जस्ट देख लो कि जब सोडियम मेटल ले रहे हो और जस्ट सॉल्वेंट का डिफरेंस करने पे कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो हमने अपना फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, हमने अपना सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, अभी हमारा थर्ड बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं बी ब्लैंस क्या होगा, जब ROH आप इसके साथ डालते हो तो इसी को बोलते हैं बी ब्लैंस रिडक्शन, ठीक है। इतना ध्यान में रखे रहना, ठीक। अब आगे चलते हैं हम। अब ये इतनी चीज़ें हो गई, बी बैलेंस रिडक्शन हुआ। अब ये देखो, अब आगे मैं इसको रफ करता हूँ, आपको पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट किसमें बन रहा है। जस्ट सॉल्वेंट का डिफरेंशिएट करते ही तो आपको ध्यान से देख लेना कि भाई किसमें सॉल्वेंट क्या डाल रहा है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें भूल जा रहे हो तो सॉल्वेंट आप हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट कौन सा डाल रहे हैं, कौन सा नहीं डाल रहे हैं। और सॉल्वेंट डाल रहे हैं नेम रिएक्शन, तो अगर याद है तो बेलन गुड है, अदरवाइज मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म से आप नेम रिएक्शन याद कर रहे हो तो बेलन गुड है, अदरवाइज आप क्या कहते हैं नेम रिएक्शन से ही क्या कहते हैं सारी मैकेनिज्म याद करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। और अगर मतलब जो भी प्रोसेस आपको सही लगे उस प्रोसेस से आप समझ लेना बस कि यही जा रहा है। मैकेनिज्म हमेशा याद रखना है, मैकेनिज्म, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो पूछता थोड़ी है कि कौन से आप नेम रिएक्शन यूज कर रहे हो, वो रीजेंट और रिएक्टेंट लिख के दे देते हैं, आपको प्रोसीड कराना होता है। तो अगर आपको पता है नेम रिएक्शन तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब तीसरा प्रोसेस करने जा रहे हैं।
अब यहाँ क्या था तीसरे प्रोसेस में जो हम तीसरा लिखे थे उसमें था Na लिक्विड अमोनिया आप पहले यूज कर रहे हो, देख लो अगर Na लिक्विड अमोनिया अगर -50 अगर मान लो मैं कभी टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूँ ना तो आप अंडरस्टूड करना, अगर मैं लिक्विड लिख रहा हूँ पेपर में क्या होता है कि अगर ऐसे में अगर पेपर में क्या होगा, अगर Na लिक्विड अमोनिया लिख रहा हूँ इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट कि लिक्विड अमोनिया ले रहे हो आप, मतलब अमोनिया का लिक्विड फॉर्म ले रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पर करा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी नहीं लिखा जाता है, और लिखा हो तो अच्छी बात है भाई, चलो तुम्हारी किस्मत है, लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो ये लिक्विड लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो ये लिक्विड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि -50 पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, ठीक है। अब पहले प्रोसेस में आप ये डालो, पहले प्रोसेस में आपने ये डाला, दूसरे जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो तब आप कहीं जाके ROH डालो। मतलब इसमें क्या था, BB बैलेंस में क्या था कि आपने Na और ROH पहले डाल दिया था, ये दोनों एक साथ डाल दिया था, और इसमें क्या डाल रहा हूं, पहले मैं ये डाल रहा हूं, बाद में सबसे बाद में ये डाल रहा हूं। ध्यान से देखना, कभी ऐसे कॉमा करके लिखा हो इसका मतलब दोनों एक साथ डाले हैं, और 1 और 2 करके दिया हो तो ये समझ लेना है कि पहले ये डाला है बाद में ये डाला है। ये पेपर में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो आप, जल्दीबाजी में लिख ध्यान नहीं देते हो, चले आते हो। कॉमा करके लिखा हुआ है मतलब एक साथ डाला हुआ है, 1 2 करके डाला हुआ लिखा हुआ है मतलब पहले स्टेप में ये डाला हुआ है, दूसरे स्टेप में ये डाला हुआ है। तो देखो, तो फिर अब कैसे प्रोसीड करेगा हम ये बात देखेंगे। देखो सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले यहाँ क्या हुआ होगा, तो सबसे पहले Na सोडियम से लिक्विड से रिएक्शन करेगा नहीं, और -60 पे है तो फ्रीज तो हुआ नहीं है, तो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। तो अब देखो RO वही पुरानी कथा भाई, इसने तो आपको इसको तो आपको मैंने बता दिया कि इसको आपको अल्कोहल और ये H और ये H, ठीक है, ये H बन गया है। और ध्यान देना कि पेपर में मान लो अगर कहीं ऐसे देके पूछ ले Na लिक्विड Na और यहाँ ROD करके पूछते, ठीक है, ड्यूटेरियम लगा दे, तो यहाँ वाला जो देखो आप प्रोटॉन ले रहे थे, इस कार्बन से जो प्रोटॉन ले रहे थे वो इसका ही तो वाला यही वाला हाइड्रोजन ले रहे थे आप, यही वाला हाइड्रोजन ले रहे थे। तो यहाँ और यहाँ वाला भी जो हाइड्रोजन ले रहे थे आप, ये भी हाइड्रोजन ले रहे थे, ठीक है, तो यही वाला हाइड्रोजन। तो कभी कभी अगर पूछे तो ध्यान देना ROD और D और ये R, ये एंट्रेंस में आया हुआ, किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब जल्दीबाजी में क्या था कि लोग क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में एक ऑप्शन ये था ROH और D, तो सबके दिमाग में था अरे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल के साथ देखो ना कि हाइड्रोजन कहाँ से था, आया तो यहीं से था ना, जो O नेगेटिव बना था, यहीं से आप प्रोटॉन ले रहे थे ना, तो यहाँ से आपने ध्यान नहीं दिया और ऑप्शन करेक्ट ये था, और ज़्यादातर लोग ये लगा के आंसर आए थे, उनको पता था कि चलो एक तो D कहीं ना कहीं रहेगा ही, तो ये ध्यान नहीं दे पाए थे। अरे जब रिएक्शन में हाइड्रोजन ही नहीं है भाई, अब किस बात का आप आंसर में हाइड्रोजन पुट कर रहे हो, लॉजिकल बातें है ना, जब रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ से आप हाइड्रोजन ला के पुट कर रहे हो, मतलब आप ये थोड़ी है कि आप इसका कार्बन का हाइड्रोजन ले रहे हो, आप हमेशा यही वाला लेते थे, यहाँ जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन यही वाला हाइड्रोजन बार बार लेते थे, आप इसका हाइड्रोजन नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो पता चल गया कि भाई कौन सा कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, ठीक। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये सारी चीजें ध्यान दे रहे ना, कहाँ से प्रोटॉन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, क्या कैसे जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप देखना ध्यान से कि लिक्विड अमोनिया ROH है, तो इसका मतलब समझा भी दिया, कॉमा लगा है तो मतलब एक साथ डाला हुआ है, 1 2 में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि अलग अलग दिया हुआ है। और कहीं मान लो ऐसे लिखा हो NaROH दिया हुआ है, कॉमा वगैरह नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यही है, और कहीं ऐसे करके दिया हो Na और सेकंड ऐसे लिख दिया हो ROH, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पहला ये स्टेप है, दूसरा ये डाला हुआ है। वैसे हालांकि कभी ऐसे देगा नहीं, ऐसे लिखेगा लिक्विड अमोनिया लिखेगा, ठीक है। और यहाँ कोई 1 और 2 डिफ्रेंशिएट करके नहीं लिखे, इसका मतलब दोनों एक साथ डाला हुआ है। मीनिंग बहुत ज़्यादा, मतलब सोचो लिखने के तरीके पे कितना ज़्यादा मीनिंग डिफ्रेंशिएट करता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आप कभी ध्यान से देखते नहीं रिएक्शन को देखो ना, कितना ध्यान से चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, कितनी ध्यान से चीज़ें लिखी होती हैं। देखो अब ये आया तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले वही करेगा जो अपनी पुरानी कथा, भाई सोडियम क्या करेगा, पुरानी कथा में सोडियम हमारा यहाँ से ये Na और ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर मतलब गिव करेगा। अब देखो हर जगह रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। अब देखो आपने यहाँ ये लिया, ये ROH सॉल्वेंट लिया, और यहाँ देखो लिक्विड अमोनिया, तो इसमें मतलब अमोनिकल ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ हुआ ये
और ये इलेक्ट्रॉन कि भाई अब अमोनिया से रिएक्शन करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई अमोनिया पे अगर है भले देखो यहाँ क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। और पहले ही आपको बता दिया कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ज़्यादा ऊपर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो ना यहाँ से, पाई एंटी बॉन्डिंग, इसलिए क्या होता है कि पहली प्रेफरेंस पाई एंटी बॉन्डिंग होती है, ये नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ अटैक किया तो अब देखो ये बना, ये एंटी बॉन्डिंग, और ये अब देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ रहेगा क्योंकि आपने पाई बॉन्ड ही ब्रेक किया ना, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल के। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ रेडिकल, तो इसको बोलते हैं वही एनायनिक, एनायन रेडिकल, एनायन या एनायनिक रेडिकल, बात एक ही है। अब इसके पास क्या है, इसके पास पॉसिबिलिटी है या तो ये डाइमर बन जाए, इसके पास पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि क्या है कि ओ निगेटिव, ध्यान से सुनना सारी बातें। ऐसे मान लो, अब बोलोगे सर अमोनिया से प्रोटॉन क्यों नहीं ले रहा है, आप बताओ कि आपके पास एक O निगेटिव है, अगर मान लो मैं अमोनिया से प्रोटॉन ले लूं, अमोनिया से मान लो मैं प्रोटॉन ले लूं, OH कर दिया और ये कर दिया रेडिकल, आप बताओ NH2 ज़्यादा स्टेबल कौन है? निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रहना पसंद करता है या नाइट्रोजन पर? भाई आप बताओ प्रोसीड होगा कभी? क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, निगेटिव चार्ज उसी पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बताओ आपने क्या कर दिया, O निगेटिव से बना दिया प्रोटॉन लेके N निगेटिव, कभी आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी? नहीं होगी, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो अब इसके आगे आप कुछ मत डालो, इसके आगे जैसे आप डालोगे तो ये भाई ये बोलेगा भाई मैं तो रुक जा रहा हूँ, ये डाइमर बना लूंगा। तो बोलेंगे एक काम करो, जैसे डाइमर बनाने जाएंगे ये बोलेंगे एक काम करो, मैं तुमको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लो अपना ROH डाल देता हूँ, क्योंकि -50 पे आप करा रहे हो तो ये मेरा लिक्विड फॉर्म रहेगा, क्योंकि बताया ना ROH का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -88 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री होगा। तो जब आप -50 पे कराओगे 40 डिग्री होता है, और ये देखो ROH का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -88। अब बोलेंगे एक काम करो, ROH डाल देता हूँ, ये लो ROH डाल देता हूँ, पहले लिक्विड अमोनिया डाला, ROH डाल दूंगा। अरे बोलेगा अच्छा ठीक है, मिल गया प्रोटॉन भाई, लो ये लो प्रोटॉन, ये लो प्रोटॉन। तो यहाँ से ये हो गया, ये OH बन गया, ये रेडिकल बन गया, ये बन गया। फिर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा भाई एक काम करो, मैं जल्दी से फिर तुमको रेडिकल कराने, डाइमराइजेशन करने से पहले मैं तुमको क्या कहते हैं कम इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो ये बन जाएगा RO और OH और कार्बन निगेटिव, और अभी भी आपके रिएक्शन में क्या है, ROH है। और किसी से अब तो किसी से प्रोटॉन ले सकता है भाई, ये कार्बन निगेटिव है, अब तो अमोनिया से भी प्रोटॉन ले सकता है, या अल्कोहल से ले ले या अमोनिया से ले ले, दोनों से, क्योंकि कार्बन निगेटिव ज़्यादा स्टेबल, तो NH2 निगेटिव ही है, O निगेटिव ही है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो लेकिन भाई ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ से ले लो, तो ये प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, ये बनाया OH और ये बनाया R और ये बनाया H। ठीक है, तो ये क्या बना, ये भी वही बना रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट दोनों में सेम आता है, लेकिन इसको ही बोल देते हैं बर्च। इसको जो ट्राई किया था जिसने, बर्च ने ट्राई किया था। क्या ट्राई किया था, बर्च ने, जो नाम क्या था, बर्च साइंटिस्ट है। बर्च रिडक्शन और बर्च रिएक्शन दोनों बात सेम है। ठीक है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। अरे खुद देखो ना, आप बताओ कि यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, यहाँ +2 है, यहाँ -2 होगा, तभी तो +2 होगा। यहाँ देखो +1 होगा क्योंकि सारे कार्बन, और यहाँ देखो कितना है, ये -1 हुआ, ये +1 हुआ, और इधर से ये +1 हुआ, ये -1 हुआ। तो ओवरऑल चार्ज इस पर कितना आया, 0 आया कि नहीं, 0 आया। तो बताओ कि +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है कि नहीं, 0 जा रहा है। तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। एडिशन आप हाइड्रोजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एडिशन आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो एडिशन आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना। तो मतलब क्या है कि वो सब रिडक्शन हो रहा है। पहचानने तरीका भी हो गया, सब कुछ सही हो गया। तो मतलब हम अभी तक जितनी चीज़ें पढ़े, हमने कोई भी गलत चीज़ें नहीं पढ़ी, हमारे सब कुछ एक मतलब एक प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहा है। ठीक है, और मान लो अभी आपको यहाँ दे दे HOD, ड्यूटेरियम दे दें, तो यहाँ बताओ क्या ऐड होगा, यहाँ ड्यूटेरियम ऐड होगा। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आप क्या ले रहे हो, यहाँ भी HOD ले लो, तो मान लो HOD ड्यूटेरियम जाके ऐड होगा। तो ये ध्यान दिए रहना कि भाई किस तरीके से ऐड हो रहा है, किस तरीके से नहीं ऐड हो रहा है। जब नहीं पूछते हैं, मतलब बता दिए कि आपको अगर रिएक्शन कभी आए तो ये आपका बर्च रिडक्शन क्या कहते हैं, एक तरीके से कंप्लीट हुआ बर्च रिडक्शन की। ध्यान से, मतलब बर्च रिडक्शन का जस्ट मतलब ये पता चल गया। देखो जैसे ये था, ये कि सॉल्वेंट कैसे कैसे आप डिफर कर रहे हो। देखो सॉल्वेंट कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे। यहाँ अगर मैं ऐसे Na और Et2 ले लूँ, या जाइलिन ले लूँ,
या बेंजीन ले लूँ, C6H6 लिख दूँ, बेंजीन ले लूँ, सॉल्वेंट ले लूँ, तो आप देखो यहाँ सॉल्वेंट क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो रहा था, पिनाकोलिंग कपलिंग रिएक्शन बन रहा था, ठीक है। पिनाकोलिंग बाद में ये फर्स्ट डालते हो, सेकंड में आप हाइड्रोलिसिस डालते हो, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, लाइसिस कराते हो, या आप NH4Cl डालते हो। तो बोल दिया ना हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल को लेके आप पानी में धो दे रहे हो। हाइड्रोलाइसिस मतलब वही है कि 0.5 mm सिरिंज से आप 1-2 ड्रॉप डालते हो, या फिर NH4Cl डाल दो, वो इक्विवेलेंट एक ही हाइड्रोजन देता है। तो ये क्या बना, ये H बन गया, ये OH बन गया, ये H बन गया, यहाँ से R बन गया, और ये सॉरी ये R तो था ही, ये R था ना, ये R सॉरी H कहाँ यहाँ आएगा, ये R क्योंकि H यहाँ जाता है, ठीक है। तो ये एक पिनाकोल रिएक्शन होती है, उसमें ये प्रोडक्ट मतलब उसके में रिएजेंट यूज होता है और 2 मॉलिक्यूल बन के बना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पिनाकोलिक कपलिंग रिएक्शन, मतलब पिनाकोलिंग कपलिंग रिएक्शन अलग साइंटिस्ट ने इसको रिएक्शन अलग साइंटिस्ट ने खोज किया। देखो जस्ट सोडियम सब यूज कर रहे थे, सबसे पहले वुड्स ने ही काम किया, फिर लोगों ने डिफरेंट क्या कहते हैं सॉल्वेंट चेंज करके कितना ज़्यादा इन्वेंशन कर दिया। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप ले रहे हो एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पिनाकोलिक कपलिंग रिएक्शन हो रही है। नाम से नहीं जाना, मैकेनिज्म से बता दिया हूँ। यहाँ आप ROH ले रहे हो, प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, प्रोडक्ट वही बन रहा है। इसका मतलब क्या हो, इसी को बाउ-बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं, बाउ-बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। और इसको क्या बोल दिया कि यहाँ लिक्विड अमोनिया ले लिया लेकिन बाद में डाला हूँ ROH, और यहाँ पहले एक साथ में डाल दिया था, इसको बोलती है बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो ये जस्ट आपको देखना है कि जस्ट सॉल्वेंट डिफ्रेंशिएट करने पे कैसे रिएक्शन को प्रोसीड हो रही है। तो ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अभी हम फिर उसके बाद अब हम पूरा कंप्लीट बर्च पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, जब से आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रहा था कि जस्ट आपका सॉल्वेंट अगर डिफर कर रहा है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है 90% बर्च ही पूछी जाती है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सब एक स्टेप वाले हैं। बर्च जो होता है वो रियल में ही सब कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये इन सब में जो मेटल डिजॉल्विंग केमिस्ट्री में है, ठीक है। तो पढ़ेंगे उसको।